केवल प्रयास से नहीं बल्कि एक जिद सी होनी चाहिए सफलता को पाने की। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप सबको पता है कि फिजिक्स में जो है फिजिक्स के 25 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के भी 25 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अब आप लोगों का रेगुलर लाइव क्लास सुबह 6 बजे से चलेगा। ठीक है, स्टूडियो सेटअप हो रहा था, इस वजह से जो है लगभग एक हफ्ते से वीडियो नहीं पढ़ पाया। तो अब जो है सुबह 6 बजे डेली लाइव क्लास चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, फटाफट एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा पहला प्रश्न आपको बताना। देखिए, आप लोग जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता रहे ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से तैयार होती जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर डाल करके आप खुद से बताइए इसमें कौन सा प्रश्न सही होगा। निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है? अब देखिए, एक घूमता हुआ पहिया, यहां बात हो रही किसकी? एक घूमते हुए पहिए की बात कर रहे हैं, ये पहिया घूम रहा है। बंदूक की एक चलती हुई गोली, अच्छा भैया ये रही बंदूक, मान लो यहां से गोली निकलेगी, ऐसे जाएगी यहां से यहां तक, मान लो। ठीक, ये हो रहा है। और गतिशील पत्थर, पत्थर जो है वो कैसा है? गतिशील है। फिर एक उठता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा उठता हुआ, ये बात हो रही है। तो कौन अधिक काम करेगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और गुणे में कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला, है ना। तो बल और विस्थापन, जिसमें बल लगाने पर विस्थापन भी हो, और साथ ही साथ देखिए कोण कॉस थीटा का मान जो है, ध्यान से, कॉस थीटा का मान जब अधिकतम होगा यानी 1 होगा, तो इस स्थिति में थीटा का मान होगा 0। यानी बल लगाने पर विस्थापन, यदि बल लगाने पर यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, यानी 0 अंश के कोण पर हो, जिधर बल लगा रहे हो ना, ये मान लो इसमें बल लगा रहे हो, विस्थापन इधर ही हो रहा है, तो ये कार्य अधिकतम होता है। और अब वही बात तो यहाँ हो रही है, अधिकतम की बात कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। अच्छा, न्यूनतम कार्य कब होगा ये भी देख लीजिए, जब ये 0 हो जाए ना, यानी कॉस थीटा का मान 0, तो थीटा का मान कितना होगा? 90 अंश। यानी देखिए, ध्यान समझिएगा, यदि बल लगाने पर विस्थापन लंबवत होगा, या कह लिए यूं बल लगाने पर विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप समझिए कि आप कोई सामान लेकर के जा रहे हो, सामान लेकर के जा रहे हो ना, तो विस्थापन इधर होगा या फिर इधर होगा। सामान के द्वारा लगाया गया बल ऊपर, ये नीचे की ओर होगा, भार के कारण नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, और विस्थापन इधर हो रहा है, तो लंबवत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य नहीं होता है। बस समझे ना, लंबवत यदि विस्थापन हो तो कार्य 0 होता है, और यदि उसी दिशा में विस्थापन हो तो कार्य अधिकतम होता है। तो गोली तेजी से चलती हुई आगे बढ़ रही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की एक चलती हुई गोली के द्वारा अधिक कार्य होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा भैया, क्या कह रहे हैं। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे। चलिए ये रहा प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, 20 न्यूटन का एक बल, कितना? 20 न्यूटन का एक बल जो है, यानी F बराबर, यहां पे हम लिखेंगे F बराबर, ये लिखिए F बराबर 20 न्यूटन, F बराबर 20 न्यूटन। फिर कह रहे हैं एक बल वस्तु को 2 मीटर दूरी तक विस्थापित करता है, D बराबर 2 मीटर, D बराबर 2 मीटर। और इससे कार्य जो होता है, यानी W बराबर, यहाँ पे कह रहे हैं 20 जूल का कार्य हो रहा है। कितना? 20 जूल का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ठीक, ये 20 जूल का कार्य हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछा जा रहा है। तो W बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये तो देखिए, रखिए, ये 20 हो गया, F का मान भी 20 रख दीजिए, और गुणे D का मान कितना लिखेंगे? 2, और यहाँ ये रह गया आपका कॉस थीटा।
तो यहाँ से बन जाएगा देखिए 20 और ये हो गया 40 और ये हो गया cos थीटा। तो आंसर तो आप लोग निकाल ही लिए होगे ना, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। ठीक है, चलिए 20 दूनी 40, तो ये आ गया कितना, cos थीटा बराबर 1/2। तो ये cos कितने का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान। तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश हो गया। तो ये थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश। ठीक, ये करेक्ट आंसर इसका हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, 60 अंश वाला ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। ये इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, हाँ, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान, ठीक है, कितना है सामान, 12 किलोग्राम का सामान है। ये यम बराबर 12 kg, यम बराबर 12 kg और उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। अच्छा, यच बराबर क्या, 1.5 मीटर, क्या, जमीन से 1.5 मीटर ऊपर रखता है। तो फिर कह रहे हैं सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। कार्य निकालना भैया, है ना। तो जी का मान देखिए दिए हुए हैं यहाँ पे, जी का मान दिए हैं कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है। अब ध्यान से समझिए भैया, तो कार्य अब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा के रूप में है ना, तो स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, यम जी एच। तो यहाँ पे रखेंगे यम का मान कितना, 12 किग्रा, जी का मान 10 और एच का मान 1.5, यही सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 एक के 15 3 18, ये 18 हो गया और गुणे में 10, तो ये हो जाएगा 180 क्या जूल, ये हो गया कार्य। ठीक, ये आ गया कार्य। ठीक है, तो कौन सा, ये सी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। ये रहा अगला प्रश्न। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए भैया। आप लोगों का लाइव क्लास अब डेली सुबह 6 बजे से चलेगा। ठीक है, ये लीजिए, यदि एक हवाई जहाज, इसमें कह रहे हैं यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर दूरी तय करती है। अच्छा, इतना मीटर दूरी तय करती है, यानी डी हो जाएगा ये, है ना। ये कितना हो जाएगा, डी का मान कह रहे हैं 4000 मीटर, ठीक, दूरी तय करता है। किया गया कार्य डब्लू बराबर कितना आता है, 20,000 जूल कार्य होता है। तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक, तो बल के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, F बराबर बल ना, कार्य वाला फार्मूला लगाइए, बल निकालना ही है। तो W बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो रख दीजिए, कार्य हो जाएगा ये कितना, 20,000 और बल ज्ञात करना है, विस्थापन D का मान कितना लिखेंगे, ये रहा 4000। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा भाई, 20,000 बटे ये हो गया 4000, 3 जीरो ये काट दीजिए, 4 पच्चे 20 हो गया। तो F का मान आ गया आपका 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन वाला ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा, 5 न्यूटन, यानी ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या ये समझ में आया सबको ना, उम्मीद है ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इसी तरीके से देखिए बोर्ड ये एग्ज़ाम में आता है, आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अलावा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए ये बार बार जो जिस कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा गया प्रश्न, उसको भी यहाँ पे हमने नोट कर दिया। ठीक है, तो ये जनरल साइंस भी आपका यहाँ से तैयार होता चलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भाई।
ये वाला प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं भाई, चलिए पहले इसको लगा दें। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अच्छा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब जमीन के ऊपर कहीं भी कोई बिंदु है, वहां पे स्थिति ऊर्जा है, किस कार्य के रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में, हाँ सही बात है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है जमीन से ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वही तो उसमें स्थिर ऊर्जा होती है। और गति के कारण जो, देखिए समझिए, ऊर्जाएं दो प्रकार की होती है ना, ऊर्जा दो प्रकार की मुख्य रूप से, एक तो हो गई गतिज ऊर्जा, दूसरी हो गई स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², यही ना होता है, जो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, स्थिति के कारण यानी द्रव्यमान और ये गुरुत्वीय त्वरण और गुणे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है वो h है। तो पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जितना कार्य किया जाता है वही स्थिर ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। तो पहला वाला सही होगा। चलिए आगे भी पढ़ लीजिए। या गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने पर, इसके केंद्र पर रखने पर, गुरुत्वाकर्षण विपरीत जमीन पर रखने पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला ए वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। चलिए, एक किग्रा की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्या कह रहे हैं, यम बराबर इसमें कह रहे हैं यम बराबर कितना, एक किग्रा, यम बराबर 1 किलोग्राम, और उसे 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। एच बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W ज्ञात कीजिए भैया। G का मान दिए हुए हैं कितना, 9.8। तो ये आप लोग लगा लेंगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ठीक है, W बराबर क्या होगा, mgh। तो यम हो गया कितना, 1 किग्रा, G का मान 9.8 और H का मान जो भी है इसको रख करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये रहा, अभी ठीक है, अभी तुरंत आंसर करिए। पिछले वाले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, तुरंत करिए। ठीक है, हाँ आंसर कर दिए ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। एक कूली जमीन से, क्या कह रहा है, एक कूली जमीन से 20 किग्रा का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। जमीन से 2 मीटर दूर ऊपर अपने सिर पर रखता है। फिर सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। अच्छा, ऊपर उठाने में जो है जो कार्य किया जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, है कि नहीं, किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। चलिए, तो फिर स्थिर ऊर्जा mgh होता है ना, 20 किग्रा है, यम बराबर कितना कह रहे हैं, 20 किग्रा, यम बराबर 20 किग्रा उठाता है और जमीन से 2 मीटर, यच बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई पर सर पर रखता है। जी का मान कह रहे हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि ये आंसर आ गया ना भैया तो 7वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, देखेंगे कितने लोग आंसर करते हो। ठीक है,
यदि आंसर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा जो है वीडियो बनाएंगे। वीडियो क्या बनाएंगे, लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आप लोगों की चलेंगी। क्लास कितने बजे चलेगी पता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, यम का मान आ गया ना, आंसर तो आ ही गया होगा यार, हैं? चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, ये रहा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए उस पिछले प्रश्न का, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7वें प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद 8वां प्रश्न, इसमें कह रहे हैं जब कोई वस्तु बल की दिशा में, लो भैया, बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक जाता है, हैं? बल की दिशा में कितना जाता है, d बराबर कह रहे हैं 1 मीटर जाता है। अच्छा, 1 न्यूटन का के बल द्वारा चलती है, लो भैया F का मान भी हो गया 1 न्यूटन। फिर आगे क्या कहानी है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। लो भैया W का मान निकाल लो। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। रख दीजिए, F का मान 1 और D का मान भी 1, तो कितना आएगा, कितना आएगा आंसर, 1 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा, अरे कार्य है यार, न्यूटन थोड़ी ना होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका आएगा आंसर 1 जूल। ठीक, तो कौन सा, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए फिर, ये रहा अगला प्रश्न। चलिए, 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अच्छा भैया, तो वो व्यक्ति 10 किलोग्राम सूटकेस को उठाकर, ये 10 किलोग्राम के सूटकेस को उठाया है, बस उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, वो चल नहीं रहा, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य शून्य होगा, है ना। तो कौन सा, ये बी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाकर, वजन को, सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना, 0 जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, ये 10वां, ये रहा। चलिए अगला ये प्रश्न लीजिए, कह रहे 4 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अच्छा भैया, क्या है, 4 किलोग्राम, यम बराबर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। v बराबर कितना, 5, कह रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने थे। अच्छा, पहले वेग इतना था, बाद में वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। बढ़ाने के लिए इसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। लीजिए भैया, W का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेग दिया गया है ना, तो गतिज ऊर्जा निकाल लो। पहले गतिज ऊर्जा K1 बराबर हाफ यम v1 स्क्वायर और K2 बराबर हाफ यम v2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो कौन सा ज़्यादा है, ये K2 माइनस K1 कर दीजिए, ठीक है ना। 1/2 यम v2 स्क्वायर माइनस 1/2 यम v1 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2 यम कॉमन लीजिए, तो v2 का मान कितना है, 100 का वर्ग, और माइनस यम का मान भी रख दो यार, यम का मान ये रहा 4, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट, ये 10 का वर्ग 100 हो गया, और v1 कितना, 5 का वर्ग 25, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 25, ये हो गया 25।
सॉल्व कर लीजिए। यम का मान 4 गुणे ये 75, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, तो ये आ जाएगा 300 जूल हैं, 300 जूल और बटे में 2 है, तो 2 से काटिए कितना बचेगा, 1 यहाँ बटे 2 भी है तो हाँ 150 इतना जूल। ये हो जाएगा कौन सा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर समझ में आया ना। ये देखिए यहाँ गति, यहाँ वेग दिया गया था, तो दोनों की गति ऊर्जाएं निकाल करके घटा दीजिए भैया, वो गतिज ऊर्जा जो है ऊर्जा ही कार्य के बराबर होती है, तो ये कार्य इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भैया, ये रहा। अभी थोड़ा सा ना इससे हम जो है बोर्ड से उतना फेमिलियर नहीं हो पा रहे हैं ना, हो जाएगा हो जाएगा। ये लीजिए, 0.1 किग्रा वजन की एक गेंद, यानी यम बराबर 0.1 किग्रा कर लो। ठीक है, और फिर गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद है, उसको गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर दूरी तक गिरती है, हाँ, तो D बराबर इसमें कितना करें, 2 मीटर। जब वह 2 मीटर दूरी तक गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 मीटर दूरी से गिरती है, अच्छा 2 मीटर दूरी से, ऊंचाई समझ लीजिए इसको, दूरी ना बल्कि ऊंचाई समझ लीजिए, यानी h बराबर 2 मीटर। तो बस हो गया, g का मान यहाँ पे रख देंगे कितना, 9.8। सॉल्व कर लेंगे ना, कितना किया गया कार्य होगा, वही स्थिर ऊर्जा के बराबर, mgh। ये ऊर्जा W बराबर क्या होगा, W बराबर ये हो जाएगा mgh के। सॉल्व कर लेंगे, करके इसका आंसर चलिए निकाल देते हैं। 0.1 और g का मान 9.8 और h का मान 2। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए तुरंत। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 9 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 2 अंक दशमलव लग जाएगा, इतना जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताते चलिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना क्रॉप किए बिना ऐसे ही बढ़ा दें क्या, चलिए ऐसे लगाइए। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, उसकी विस्थापन कितना हो सकता है, बताएं। W बराबर FD cos थीटा ना है, बल लगाने पर भी विस्थापन ये कार्य शून्य हो रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ये कार्य शून्य होगा तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो सकता है, शून्य होगा। ठीक है ना, हाँ, तो इसमें ये D वाला करेक्ट आंसर होगा, शून्य होगा। चलिए अगला लगाइए फिर। एक लड़का 120 न्यूटन भार के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। लो भैया, ये क्या है, F बराबर 120 न्यूटन के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो D बराबर कितना हो गया, 2 मीटर ऊंचाई तक। उसके बाद उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना, W बराबर निकालना है। W बराबर क्या होगा, F इंटू D। ठीक है, बस यही सॉल्व कर लीजिए। 120 गुणे 2 कितना आएगा, 240 न्यूटन। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, और एकांक समय में किया गया कार्य जो है वो शक्ति होती है। ठीक है,
एकांक समय में किया गया कार्य क्या होती है, शक्ति होती है। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है, ठीक है। और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बल आप जान ही रहे हो, बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में विस्थापन कर देता है अथवा विस्थापन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। या यूं कहिए कि किसी पिंड पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ये यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्य का मान धनात्मक हो रहा है तो जिस निकाय पर कार्य होगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी बात है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा अभी हमने बातों बातों में बता दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। ये निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। देखिए क्या कह रहे हैं कि कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, तो इसमें कहाँ कार्य होगा, इसमें भी कोई कार्य इसमें नहीं होगा, यानी ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट हम लोग लगाते हैं ना। चलिए, बल द्वारा किया गया कार्य, एक मिनट, ये बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है भैया, जब बल विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो। हाँ ठीक बात है, विस्थापन ये सही होगा शायद, है ना, यही सही होगा, विस्थापन बल की दिशा में होगा, यही तो कह रहे हैं। फिर आगे विस्थापन बल के लंबवत हो तो शून्य हो जाता है, आरोपित बल विस्थापन नहीं होता तब भी शून्य होता है, विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है, यानी इसमें भी ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। साइज के लिए नहीं दिए क्या, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। साइज का ऑप्शन है नहीं इसमें, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला, कार्य शून्य होने की स्थिति में, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का बल के बीच का कोण, तो कार्य शून्य है, हाँ कार्य शून्य है, W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो शून्य कब होगा, जब ये कॉस थीटा का मान शून्य होगा। कॉस थीटा का मान शून्य कब होता है, थीटा का मान जब 90 अंश होगा, है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 90 अंश वाला सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच किया गया के बीच का कोण, वही बात तो है फिर से, तो शून्य होगा यार, लंबवत होगा 90 अंश, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, ये बी वाला, समझ गए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। एक कूली जो है वो क्या कर रहा है, एक कूली 100 मीटर दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है। जो तो D का मान कितना, 100 मीटर, D का मान 100 मीटर और F का मान 100 न्यूटन भार उठाता है, तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। तो कार्य कोण का मान दिया गया नहीं है, तो जो है हम यहाँ पे एफ डी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 मीटर दूरी तक 500 न्यूटन, ये 500 न्यूटन का भार उठाता है, 500 न्यूटन का भार, ये देखिए न्यूटन दिए ना भैया, तो ये W दिया गया है, भार उठाता है, किया गया कार्य, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इतना भार उठाता है, इतना मीटर ऊंचाई तक, ठीक है। तो इतने मीटर ऊंचाई तक ये उठाता है, तो किया गया कार्य, तो कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है, बाहर से, तो यहाँ पे उठाता है, ऊपर उठाने की स्थिति में यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो क्या शून्य वाला इसमें सही हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाती है, कार्य ज्ञात करना है।
ठीक है, क्या निकालना है? कार्य। तो यह बराबर कितना? 20 न्यूटन है, और बल की दिशा में d बराबर 4 मीटर विस्थापित होता है। ठीक, तो W बराबर क्या हो जाएगा? FD। आंसर बताएं कितना होगा? 20 गुणे 4 यानी 80 जूल। ये कौन सा? 80 जूल ये। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। ये रहा, लगाइए। एक मजदूर 15 किग्रा सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। जी का मान निकालना है, तो किए गए कार्य की गणना करनी है। इतने मीटर ऊपर ऊंचाई तक उठा करके सिर पर वो रखता है, तो वो इसमें ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी? W बराबर किसके हो जाएगा? mgh के। ठीक है, तो यम का मान कितना लिखेंगे? 50, और जी का मान 10, और एच का मान कितना? 1 मीटर। तो ये हो जाएगा कितना? 150 जूल। तो ये कौन सा? 150 जूल वाला, ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कार्य होता है यदि, ठीक है, कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है, सीधी बात। कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो ये बी वाला करेक्ट होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स बता लेंगे ना। विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो भैया, 1 2 3 बार इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। कितना होगा? 0 होगा। तो ये 25 फिजिक्स के प्रश्न हो गए। अब केमिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कहे? प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल, तो प्रति अम्ल के अतिरिक्त, प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने में उपयोगी होता है। सही बात है ना? ये क्या करता है? अम्ल उदासीन कर देता है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है। ऐसे कैसे? प्रति अम्ल है तो वो तो क्षारीय होगा ना, ये गलत होगा। ये प्रति अम्ल है, ये भी प्रति अम्ल है। तो पूछा क्या जा रहा है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बी वाला कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। इसमें कह रहे हैं सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताइए। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? ठीक है, तो इसमें तो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा ना। हाँ भैया, फिर से लिख दे। देखिए पहले में ऑप्शन में HCl, CH3COOH, और फिर HNO3 और H2CO3 है। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल तो है नहीं भैया, ये सारे के सारे प्रबल अम्ल हैं। ये थोड़ा दुर्बल इसको कहा जा सकता है। अगला है दूसरे वाले में CH3COOH और H2CO3, ये अपेक्षाकृत हैं दुर्बल। अब यहाँ है बी वाले में H2SO4 और HNO3, ये दोनों प्रबल हैं। और फिर H2CO3, ये थोड़ा दुर्बल है। यहाँ से अगला है HCl, CH3COOH, ये दोनों प्रबल ही कह सकते हो। H2SO4 और भी ज़्यादा, ठीक है, प्रबल है। ये तीसरा ऑप्शन है CH3COOH, और इसमें है H2SO4, ये रहा HNO3, H2CO3। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है इसमें? तो ये बी, ये वाला, यही जो भी है ये वाला इसमें दुर्बल अम्ल है। ठीक, ये दुर्बल अम्ल है CH3COOH, H2CO3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए।
फटाफट, ठीक है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, आम तत्व है ये क्या, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। आम तत्व मतलब आम है, सब में होता है, वो चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड में हाइड्रोजन होता ही है, ठीक। जो हाइड्रोजन विस्थापित करता है जलीय विलेय में वही तो अम्ल होता है। अगला देखिए, ये क्या है कि सभी एसिड सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन ना। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है, ठीक है। क्या है, पहला कह रहे हैं H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण तथा सल्फर अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ना जी ना, ये बात क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयन के कारण होती है। ना जी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोक्साइड OH आयन की उपस्थिति के कारण होती है। दोनों गलत हैं, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी इसमें क्या कह रहे हैं, दोनों गलत हैं। लो, इसमें दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न लीजिए, ये रहा, कापर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। कापर सल्फेट का जलीय विलयन ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है भैया, ये होता है अम्लीय। समझ गए, बी वाला करेक्ट होगा। कापर सल्फेट याद रखिए अच्छे से, कापर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये अम्लीय होने के कारण ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला ये प्रश्न लीजिए, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल अन्य अम्लों, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करता है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है कह रहे हैं। अच्छा, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता। ना जी ना, अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो गलत है, कह रहे हैं कौन सा गलत है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, सभी खनिज अम्ल कैसे होते हैं, प्रबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा, ध्यान दीजिएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य ऑक्साइड होते हैं वो कहलाता है अम्ल, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिड इनऑक्साइड, ऑक्सी अम्ल, ठीक। इनऑक्सी अम्ल जो है कौन से हो जाएंगे, जैसे HNO3, क्या HNO3 ऑक्सीजन है ना, H2SO4 में भी क्या है, ऑक्सीजन है। ये सब जो है क्या है, अनऑक्सी अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए, एक सांद्र अम्ल, क्या करें, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए। तनु अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी, तनु अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, पानी में सांद्र गजब। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो सांद्र अम्ल होते हैं इसको जल में डाला जाता है तो उसमें क्षेपीय अपक्रिया होती है, यानी उसमें निकलती है। तो आप यदि सांद्र अम्ल ले लिए, क्या ले लिए, यदि कल्पना करिए ध्यान से, क्या लिए हैं, सांद्र अम्ल लिए हैं, और इसमें जब जल डालेंगे तो उसमें क्षेपीय अपक्रिया होगी, उसमें तेजी से निकलेगी, है, विस्फोट हो सकता है, जल जा सकता है, जल सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, पानी लेंगे, पानी में उसमें सांद्र अम्ल को डालेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, ये इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता। हाँ, तो पेट में कौन सा, इनमें से कौन सा स्रावित नहीं होता, ये पूछा जा रहा है भैया। सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होता, ठीक है, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होता है। पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, ये सब स्रावित होते हैं। अगला ये प्रश्न लीजिए कि क्या कह रहे हैं, सोना को घोला जा सकता है, सोना को घोला जा सकता है किसमें, ग्लिसरीन में, मेथेनॉल में, पेट्रोलियम ईथर में, एक्वारेजिया में। बिल्कुल यही सही है, एक्वारेजिया, जिसको क्या कहते हैं, अम्लराज, इसको क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है,
HCl और HNO3 की मात्रा होती है, ये रेशियो होता 3:1। ये बात याद रखिएगा, HCl और HNO3 किस अनुपात में होते हैं? 3:1। अगर कहा जाए ऐसे HNO3, ध्यान से समझिएगा, HNO3 और HCl किस अनुपात में होते हैं? तो ये होते हैं 1:3 के अनुपात में। ये बात अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। ये रहा, जल्दी 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 जल्दी। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन देता है? कौन कम हाइड्रोजन देता है? भैया जो दुर्बल होगा वो कम हाइड्रोजन देगा, यानी बी वाला, ठीक है। इन सब में ये एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। ये कम हाइड्रोजन आयन देगा, बाकी ये सभी प्रबल हैं। अगला प्रश्न लीजिए। ये आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? लाल को नीला करता है, ना जी ना, गलत बात है, ठीक है। कौन सा प्रश्न इसमें सही होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन सा सही है? हाँ, OH को जलीय विलयन में OH को जलीय माध्यम में प्रेस करता है पिघली हुई स्थिति में। OH को, अच्छा OH कहाँ निकालता है? अम्ल तो H+ निकालता है ना, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। हाँ, ये हो सकता है। अम्ल जो है ना वो क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार के प्रभाव को निष्फल कर देता है, ये हो सकता है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। जलीय तथा घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। जलीय तथा घुली हुई स्थिति में अम्ल थोड़ी ना ऐसा करता है, वो तो साल्ट करता है, ठीक है। तो ये सी वाला इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न और हम ऐसे ही फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? सही या गलत है? ले भैया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या कथन है? एक अम्ल जो पूरी तरह आयनों में आयनित हो जाता है H+ आयनों की बड़ी मात्रा उत्पादित करता है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। हाँ भैया, समझ रहे हैं ना? ये देखिए इसमें ये क्या हुआ? हाँ ठीक तो है। इसमें क्या HCl, H2SO4 और HNO3 ये तो प्रबल अम्ल है ना तीनों, तो अधिक H+ देंगे, सही तो है पहला। फिर से सुनिए, एक अम्ल जो पूरी तरह आयनों में आयनित हो जाता है और H+ आयनों की बड़ी मात्रा उत्पादित करता है, अधिक मात्रा H+ देता है ना, है, सही है। अगला देखिए क्या करें। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है और आयनों की कम मात्रा उत्पादित करता है, और इसमें क्या क्या दिए हैं? CH3COOH और ये H2CO3 और ये रहा H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 तो प्रबल, अच्छा 3 है, हाँ सही है। तो ये दुर्बल है भैया, कम अम्ल देता है, ये कम देता है, ये ज़्यादा देता है, वही बात तो कह रहे हैं, दोनों सही है। तो इसमें बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ये एथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल को ईंधन में, ठीक है ना, एथेनॉल को क्या ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। चलिए, अरे भैया चलिए आगे बढ़ते हैं यार, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, इतनी बात देखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? अच्छा, अम्ल के बारे में क्या सत्य नहीं है? एक जलीय माध्यम में तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन निर्माण करता है, ठीक बात है। स्वाद इसका कड़वा होता है, कैसा होता है? स्वाद इसका कैसा होता है? खट्टा होता है ना भैया। कौन सा कथन सत्य नहीं है? यही सत्य नहीं है, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक। नीले को लाल करता है, ये भी सही बात है। H2HCO लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं के कार्बोनेट जो होते हैं ना, लवण का निर्माण करते हैं, और जो है धातुओं के बाइकार्बोनेट्स के साथ अपक्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा वाला इसमें सही है। अगला ये प्रश्न लीजिए। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है?
ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। CO, SO2, SO3 और NO2 में कौन सा अम्लीय नहीं है भैया? CO, ये अम्लीय नहीं है। अगला प्रश्न लीजिए, ये अम्लीय नहीं है, इसमें भी कह रहे हैं कौन अम्लीय नहीं है, तो CCl4 जो है ये अम्लीय नहीं है। CCl4 ये अम्लीय नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, कहाँ गया, ये लीजिए। ये प्रश्न रहा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। देखिए पहले क्या करें हैं, नाइट्रिक अम्ल अभी हमने बताया, याद है ना, नाइट्रिक अम्ल और फिर HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, ये रेशियो क्या होता है, 1:3, ठीक। तो ये कौन सा सही होगा, ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H आयन प्रदान करता है। दुर्बल अम्ल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दुर्बल अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो प्रबल है, नाइट्रिक अम्ल ऑलरेडी प्रबल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये दुर्बल है, यही दुर्बल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी इनमें से जो है क्या है, प्रबल ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बात हो रही है दुर्बल अम्ल की, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या सत्य वाली बात कर रहे हैं भैया, सत्य असत्य है। हाँ, इसमें भी दो बातें हैं क्या, एक अम्ल जो पूरी तरह जल में आयनित हो जाता है H+ आयन बड़ी मात्रा उत्पादित करता है, सही बात है, और एक अम्ल जो आंशिक रूप से आयनित हो जाता है कम वियोजित करता है, ठीक है, दोनों सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर देंगे, ठीक है, कौन सा सही होगा। फिर से एक बार पढ़ लें क्या, एक अम्ल जो पूरी तरह जल में आयनित हो जाता है बड़ी मात्रा में देता है, सही बात है, H2SO4, H2CO3, H2SO4, हाँ ठीक है, सही है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वो H+ कम मात्रा में उत्पादित करता है, ये तो प्रबल अम्ल है ना भैया, ये तो सब के सब प्रबल अम्ल हैं, तो ये अधिक मात्रा में देंगे यार। ये क्या, इसका उदाहरण गलत दिया है, इसमें कथन सही कह रहा है, उदाहरण गलत दिया है, दोनों गलत है हमको लग रहा है। देखिए एक बार फिर से पढ़िए, एक अम्ल जो पूरी तरह जल में आयनित हो जाता है H+ आयन अधिक मात्रा में देता है, सही बात है, लेकिन यहाँ उदाहरण देख रहे हैं दुर्बल अम्ल वाला दिया है, तो ये तो कम देते हैं ना, गलत है। और दूसरी बात करें आंशिक रूप से वियोजित होता कम देता है, ये तो कथन सही है, लेकिन इसका उदाहरण ये गलत है। इसका मतलब इसमें क्या लगाया जाए, दोनों गलत कि दोनों सही, दोनों गलत हैं, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। सच अगर थोड़ा सा भी झूठा उसमें हो जाए तो वो झूठ ही हो जाता है समझे नहीं समझे, जैसे इसमें गलत है, जो बातें गलत है, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसको गलत ही कहेंगे, कितना भी ज़्यादा उसमें सही रहे वो अलग बात है। खाना कितना भी बढ़िया टेस्टी बना दीजिए, उसमें नमक मत डालिए ना, तो केवल आपने नमक ही कम किया, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो उस भोजन को क्या कहा जाएगा कि अच्छा है कि खराब है ना, नमक डालेंगे तब अच्छा होगा, उससे पहले गड़बड़ी है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा गलत ये भी है, थोड़ा सा गलत ये भी है, तो इस तरीके से इसको हम गलत ही मान लेंगे, ठीक है। तो ए व बी दोनों असत्य होंगे। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ये रहा, इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टे होते हैं, सही बात है, स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं स्वाद में। और H2CO3 एक लवण में उत्पादित करने वाले धातुओं के वायु कार्बन करते हैं, हाँ ठीक है, ये बात सही, पिछले में भी देखे थे। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड बेस है, साल्ट और हाइड्रोजन थोड़ी ना निकालता है, ये तो निकालता है, जल निकालता है, ये गलत बात है। तो इसमें कौन सा, ये सी वाला लगा दीजिए, उदासीनीकरण क्रिया में क्या लवण और जल बनता, हाइड्रोजन नहीं बनता, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी बी सी वाला इसमें सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये, अच्छा अभी एक और बचा है ना, ये इसमें क्या है कि अम्ल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है।
पढ़ करके इसका आंसर दीजिए। अब आप लोगों का लाइव क्लास डेली सुबह 6 बजे से चलेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग अब रिवीजन करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ने का समय गया, अब जो है हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, रिवीजन डिटेल में करेंगे, ठीक है। डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए तो फिर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।